नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूएसए के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन चुके हैं, वो 46th प्रेसिडेंट है। आज हम लोग जो बाइडेन से रिलेटेड कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम लोग यूएसए के 45th प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके कार्यकाल में किस देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूएसए के 45th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस को संभाले थे 20 जनवरी 2017 को। और जैसे उन्होंने अपने ऑफिस को संभाला तो उन्होंने कम्प्लीटली यूएसए के फॉरेन पॉलिसी को टर्न अराउंड कर दिया। पहले यूएसए के फॉरेन पॉलिसी में इसराइल उतना कोई इम्पोर्टेंट पार्टनर नहीं था। यूएसए बस इसराइल को सपोर्ट करता था और दूसरे कंट्री को इसराइल को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करता था, उतना कोई प्रेशराइज नहीं करते थे। पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए इसराइल को इतना ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाया जो कि इसराइल भी कभी भूल नहीं सकता। मेनली यूएसए में जेनिकल क्रिश्चियंस रहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के कोर वोटर्स टाइप के हैं। वो बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का रीबर्थ होगा जेरूसलम में, और जेरूसलम को वापस क्रिश्चियन पावर में ऑक्यूपाई करेंगे, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे वापस से इस्टेब्लिश होगा। तो यही उनका मेन आइडियोलॉजी है जेनिकल क्रिश्चियंस का, और वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए इसराइल को रिलेटेड जो कि पूरे अरब वर्ल्ड को हिला दिया, और मेनली यूएसए के आने वाले प्रेसिडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूएसए के पॉलिसीज़ को लेकर। सबसे पहला था यूएसए ने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल एक्सेप्ट किया और वहाँ पर अपना एम्बेसी स्टैब्लिश किया। एम्बेसी बेसिकली एक दूसरे कंट्री का एक बिल्डिंग टाइप का होता है जहाँ पर उस कंट्री के डिप्लोमेट्स रहते हैं। जैसे कि इंडिया में न्यू दिल्ली एक एम्बेसी है, दूसरे कंट्री के फॉरेन डिप्लोमेट्स वहाँ पे रहते हैं, और एक एम्बेसी में बिना उस कंट्री के इजाज़त के कोई घुस नहीं सकता है। तो बेसिकली वो उस कंट्री के थोड़ा पार्ट टाइप का ही बोल सकते हैं कि उसमें, जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली में अगर आप सोचिए इसराइल का एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी में घुसने के लिए इंडिया को सबसे पहले इसराइल के जो वहाँ पर बैठे हैं डिप्लोमेट में, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। बिना उनके परमिशन के इंडिया एंटर नहीं कर सकता है उनके एम्बेसी में। तो उसी तरह यूएसए ने अपना एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया। पहले वो तेल अवीव हुआ करता था। तेल अवीव को इसराइल अपना कैपिटल नहीं मानता है, इसराइल अपना कैपिटल जेरूसलम को मानता है। पर सारे कंट्रीज तेल अवीव को ही इसराइल का कैपिटल मानते हैं। जैसे कि मोदी जी भी जब गए थे इसराइल, तो वो तेल अवीव में लैंड किए थे, ना कि जेरूसलम में। तो ये सब एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी के कारण होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री अरब नेशंस को, मतलब अरब नेशंस के ऊपर ये नहीं बोलना चाहते कि जेरूसलम इसराइल का है। अरब नेशंस का भी इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए सारे कंट्रीज इसको फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से लेके चलते हैं कि ताकि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री से खफा ना हो जाए। तो उन्होंने अपना एम्बेसी को इसराइल के जेरूसलम में शिफ्ट किया। फिर दूसरा सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने 2020 के अगस्त मंथ में ही यूएई को रिकॉग्नाइज करने को बोला इसराइल को। यूएई तीसरा अरब नेशन है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इसराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था इजिप्ट ने एज अ अरब नेशन। इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था 1979 में। तब एक वॉर हुआ था जिसमें इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और उस सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने इजिप्ट को लौटाने का वादा किया, और उसके बदले में इजिप्ट को कहा गया कि आप लोग हम लोगों को ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट करिए। तो इजिप्ट ने अपना लैंड को वापस लेने के लिए इसराइल को एक्सेप्ट किया, और जैसे ही ये एक्सेप्ट किए, उसी के कुछ सालों बाद उनके जो प्रेसिडेंट थे अनवर सदत, उनको असैसिनेट कर दिया गया।
उसके बाद इसराइल को दूसरा अरब कंट्री जॉर्डन ने 1994 को रिकॉग्नाइज़ किया था। जॉर्डन ने बेसिकली इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है और वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है रिवर का, वो सब सॉल्व हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया 1994 में। और उसके बाद तीसरा देश बना यूएई, जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया। यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, और इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई को बोला कि आप लोगों को हम लोग $440 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हथियार यूएई को बेचेंगे। कौन? यूएसए। और इसके बदले में आपको इसराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यूएई ने तब कर दिया था इस डील को साइन, और इस डील को अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। पर जैसे ही जो बाइडन प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इस डील को रिव्यू में डाल दिया ताकि ताकि इस डील को अच्छे से रिव्यू हो, और ये अभी फ़िलहाल स्टॉपेज में है ये वाला डील। और इसके बाद आता है सितंबर 2020 में बहरीन, जिसने इसराइल को फिर से रिकॉग्नाइज़ किया, और इन्होंने भी यूएसए के प्रेशर में आके इसराइल को एक्सेप्ट किया। बीच में तो ऐसी भी बातें चल रही थी कि सऊदी अरेबिया भी इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा, बट वो नहीं हो सका। जहाँ तक बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स सोचते हैं, उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से रीइलेक्ट हो जाते। बट अभी वो रीइलेक्ट नहीं होंगे, तो अभी वो लोग इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और अभी एक तो फ्रैक्शन भी बन रहा है जियोपॉलिटिकल में, जहाँ पे सऊदी अरेबिया और इसराइल अंदर अंदर से दोस्त है, और उनका एक कॉमन एनिमी है ईरान। तो बहरीन के बाद इसके बाद आते हम लोग सर्बिया और कोसोवो के ऊपर। सर्बिया और कोसोवो ये दोनों एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया पहले यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन के बाद सर्बिया एक इंडिपेंडेंट देश बना, और सर्बिया में मेनली सर्ब्स रहते हैं, और सर्ब्स अपने आप को एथनिकली रशियंस के क्लोज मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि रशियंस और वो लोग आपस में भाई भाई हैं। तो सर्बिया का एथनिसिटी सर्ब्स है। लेकिन वहीं कोसोवो में मुस्लिम रहते हैं, और कोसोवो अपने आप को सर्बिया से इंडिपेंडेंट मानता है। तो आप लोग जैसे समझे, सर्बिया एक कंट्री है, उसमें कोसोवो भी है, लेकिन कोसोवो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है किससे? सर्बिया से। और वो अपना इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर किए थे? 2008 में। बट बहुत सारे कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना और भी बहुत सारे कंट्रीज जो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो कोसोवो को एक्सेप्ट नहीं करते। कोसोवो को मेनली यूएसए और उनके वेस्टर्न अलाइज ही एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ये सर्बिया के अगेंस्ट है और सर्बिया रशिया के साथ है। तो मीन्स ये लोग रशिया को एक तरह से सपोर्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए वो लोग कोसोवो को इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक डील साइन करवाया, किससे? कोसोवो से और सर्बिया से। इस डील में उन्होंने सर्बिया और कोसोवो को बोला कि हम आप लोगों को लोन देंगे, आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए, आप लोगों के देश में जो भी ब्रिजेस या फिर जो भी रेलवे वो सब बनाना आप बनाइए, यूएसए आपको भर के लोन देगा। बस बदले में आपको ये करना है कि 1 साल के लिए आप लोग दोनों अपने ये इंडिपेंडेंट वाला जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ दीजिए। इंडिपेंडेंट वाला जैसे मतलब सर्बिया 1 साल तक किसी को नहीं बोलेगा कि कोसोवो उसका पार्ट है, और सिमिलरली कोसोवो भी 1 साल तक कहीं पे ये नहीं बोलेगा कि हम एक आज़ाद नेशन है और हम लोग को सर्बिया कंट्रोल नहीं करता, ये कोसोवो भी नहीं बोलेगा। और इसी डील में सेकंड में था कि आप दोनों अपने एम्बसीज को इसराइल के जेरूसलम में शिफ्ट करिए। तो जैसे कि यूएसए ने अपना एम्बसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट किया, तो यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील में उन लोगों को फोर्स किया कि आप लोग भी अपना एम्बसी को जेरूसलम में शिफ्ट करिए। तो ये दोनों कंट्री ने सीधा सीधी मान लिया, और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। पहली बार कोई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने अपना एम्बसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया। तो अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे जेरूसलम को लेकर। जेरूसलम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जेरूसलम तीनों धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों धर्मों में
क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म और इस्लाम आता है। ये तीनों धर्म अब्राहम से निकले हैं। ये तीनों धर्म के लोग अपने आप को अब्राहम के डिसेंडेंट मानते हैं। अब्राहम तीनों धर्मों के फोरफादर टाइप के हैं और ये तीनों रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। जैसे कि इंडिया में हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म को सनातनी धर्म टाइप का बोला जाता है, मतलब इंडियन रिलीजन, सनातनी धर्म में इंडियन रिलीजन बोला जाता है। उसी तरह ये तीनों रिलीजन को, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को अब्राहम रिलीजन बोला जाता है और इसी के नाम पर अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने लाया था, जो यूएई ने साइन किया इजराइल के साथ। तो ये तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम क्यों इम्पोर्टेंट है? जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, वहीं पे उनको मारा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन के लिए है। जेरूसलम इस्लाम में थर्ड मोस्ट हॉली प्लेस है इस्लाम में। वहीं से उनको लगता है कि पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग का रास्ता लिया था, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, जुडाइज़म लोगों के लिए, जुडाइज़म के लिए टेम्पल माउंट इम्पॉर्टेंट है और टेम्पल माउंट उनका एक हॉली प्लेस है जहाँ पर उनके सबसे पहले मतलब मंदिर बनाए गए थे और वहीं से जुडाइज़म का आरंभ हुआ, इसीलिए वो प्लेस जूइश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जेरूसलम का इम्पोर्टेंस था तीनों रिलीजनों को लेकर। तो अभी जैसे कि हाल फिलहाल में चल रहा है, इज़राइल को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में, और जो बाइडन के आने के बाद से ये ज़्यादा सेंटिमेंट ज़्यादा बढ़ चुका। जैसे कि अभी इंडिया में 29 जनवरी को जब इंडिया और इज़राइल के रिलेशन के 29 ईयर हो गए थे ऑफिशियली, तो इंडिया में इज़राइल के एम्बेसी के बाहर एक बॉम्ब अटैक हुआ और उस बॉम्ब अटैक का जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो उसमें एक लेटर मिला जिसमें लिखा गया था बेसिकली कि ये एक बदला है कासिम सुलेमानी और मोहसिन फ़खरीज़ादे का एसिसिनेशन को लेकर। तो आप लोग पूछेंगे ये कासिम सुलेमानी और मोहसिन फ़खरीज़ादे कौन है? तो जैसे कि बोलूँ, ये दोनों ईरान के बहुत बड़े आइकॉन्स टाइप के थे। कासिम सुलेमानी ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ थे जिनका एसेसिनेशन जनवरी 2020 को कर दिया गया था और ये यूएसए के द्वारा किया गया था ड्रोन अटैक में। और वो इज़राइल और यूएसए को लेकर बहुत ज़्यादा एंटी थे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स रखते थे। और यूएसए रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान के, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन दे चुका है। और मोहसिन फ़खरीज़ादे एक साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बेसिकली मतलब काम करते थे। ये कहीं पे ऑफिशियली बोला नहीं गया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक स्पीच में उनका फ़ोटो दिखाकर बोला गया था कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और ये ईरान को न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं, तो इसीलिए वो हम लोग के लिए थ्रेट है। तो इसीलिए उनका भी असैसिनेशन कर दिया गया था। तो इसको लेकर ईरान ने तब कुछ किया नहीं था क्योंकि उनको पता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट कुछ दिन है और जब वो चल जाएंगे तो जो बाइडन वापस से ईरान और यूएसए के रिलेशन को नॉर्मल कर देंगे और ये बस एक इंस्टिगेट करने का एक तरीका था। तो ईरान ने उस वक्त कुछ नहीं किया, बट जब जो बाइडन इलेक्ट हो गए उसके बाद ईरान ने खुफिया तरीके से अपना ये प्लान को अंजाम दिया। और आपको एक और बात बताऊं कि साउथ एशिया में इंडिया को छोड़ के कोई ऐसा बड़ा देश नहीं जो ईरान को रिकॉग्नाइज़ करता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं ईरान को। और मेनली यहाँ पर और नीचे में मालदीव्स भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है इज़राइल को, सॉरी इज़राइल, ईरान ने इज़राइल को। तो अभी का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख कर लग रहा है कि यूएसए अभी अपने टाइज़ ईरान के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसराइल के साथ जो टाइज़ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए थे उसको थोड़ा लूज़ करेंगे, क्योंकि इसराइल के ऊपर भी बहुत सारे जेनोसाइड्स को लेकर केसेस के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जो मतलब उन्होंने 2014 में गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर किया था। तो उसके ऊपर अभी आईसीसी ने एक सेटअप किया है पैनल जो उसका जांच करेगा। आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो वो अभी इसके ऊपर जांच करेंगे। और इसके बाद जहाँ तक लगता है कि जो बाइडन के प्रेसिडेंसी में
ईरान और यूएसए वापस से अपना वो जो न्यूक्लियर डील है उसको वापस साइन कर देंगे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिवोक कर दिया था और उससे पुल बैक कर दिया था यूएसए को। तो वो वापस से जहाँ तक लग रहा है साइन होगा, और सऊदी अरेबिया और इज़राइल इससे नाखुश होंगे और वो दोनों थोड़ा और ज़्यादा करीब आएंगे एक दूसरे के। तो अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आप लोगों को ये टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाया वो आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और इसी टाइप के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और ये सारे वीडियोस को मैं सिर्फ अपने नज़रिया से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ा है और मैं आर्टिकल्स लिखता भी हूँ। तो मैं नीचे में लिंक दे दूँगा अगर आपको मेरे आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो ठीक है, रखता हूँ।